नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटिक्स क्लास। इससे पहली वाली क्लास में आपने पढ़ा था कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी पदावधि क्या है और उसके बारे में एक परिचय आपने देखा था। इस क्लास में हम उसके कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि उसके कार्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। जो पहला कार्य है उसका, चूंकि वो सदन का मुखिया होता है, तो लोकसभा के संचालन का काम किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि लोकसभा के संचालन का कार्य। लोकसभा के संचालन का कार्य। अब लोकसभा के संचालन में क्या कार्य होता है? वो कब शुरू हो रही है, कब स्थगित हो रही है, कब उसमें लंच होना है, या राष्ट्रपति से जो संपर्क होता है, वो सब कौन स्थापित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा आप देखेंगे गणपूर्ति कोरम पर निर्णय लेना। इसका मतलब क्या हो गया? गणपूर्ति कोरम का मतलब ये होता है कि सदन को चलने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। हर सांसद रोज नहीं जाता है, जब सदन चल रहा होता है तो प्रतिदिन नहीं जाता है वो, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था है कि कुल संख्या का 10% होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इतना अगर नहीं होगा तो सदन नहीं चल सकता है, ठीक है। या इसको कहते हैं 1/10 अगर नहीं होगा तो सदन नहीं चलेगा। तो वर्तमान में कितने हैं? 545, जिसमें 543 पर चुनाव हुए थे। तो इसका 10% यानी कि 54 से लेकर के 55 सांसद होने चाहिए, तभी सदन चलेगा। तो निर्धारित करने का काम किसका है? लोकसभा के स्पीकर का है, ठीक है। वो देखेगा कि अगर गणपूर्ति पूरा नहीं हो रहा है तो सदन को स्थगित कर देगा, बोलेगा कि सदन नहीं चलेगा। यहाँ पर समझने वाली चीज़ एक और ये है कि जब व्हिप जारी किया जाता है, व्हिप जारी तब किया जाता है जब किसी विशेष प्रस्ताव पर वोटिंग होना होता है। वो चाहे सरकार के पक्ष का हो या विपक्ष भी उस पर व्हिप जारी करती है। जैसे विपक्ष मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, विपक्ष को ये लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार काम कर रही है उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है, तो क्या करेगी? अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उसके बाद में व्हिप जारी करती है कि सारे सांसद को उपस्थित होना होगा। तो व्हिप का केस अलग है, गणपूर्ति का केस अलग है। व्हिप में मजबूरी होता है, हर सांसद को उपस्थित होना ही होना है, अन्यथा वो दल बदल विरोधी कानून के तहत दोषी पाया जा सकता है, ठीक है। गणपूर्ति कोरम में क्या है कि संख्या होनी चाहिए ताकि सदन चल सके। तीसरा आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष सदन में संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता होता है। अंतिम व्याख्याकर्ता होता है। इसका क्या मतलब है? संविधान की जो प्रोविजंस हैं या संसदीय व्यवस्थाओं के जो नियम हैं, उनकी सही व्याख्या क्या है, यानी कि वो कैसे लागू होंगे, क्या सही है क्या गलत है, ये निर्धारित करने का काम किसका है? लोकसभा का है। लेकिन विद इन पार्लियामेंट, उससे बाहर नहीं। आपने ये पढ़ा होगा कि देश में एक ही ऐसा पद है जो यह निर्धारित कर सकता है कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसकी सही व्याख्या क्या है। वो है सर्वोच्च न्यायालय और उसका मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम व्याख्या करता है संविधान का इस देश में, भारतीय जो राज्य है उसका। लेकिन पार्लियामेंट में, संसद में और उस संसद के लोकसभा में लोकसभा स्पीकर क्या निर्धारित करता है
कि संविधान यहाँ पर क्या कह रहा है, या संविधान यहाँ पर चुप क्यों है, या उस पर क्या फैसला लेना है, यानी कि पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित होती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आगे देखेंगे, वह निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत देता है, इसका अर्थ क्या होता है? निर्णायक मत का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बिल आया, कोई बिल चाहे वो सरकार लेकर के आई हो या कोई विपक्ष का नेता लेकर के आया हो। बिल के केस में ये होता है कि जो बिल मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं उसको गवर्नमेंट बिल कहा जाता है, सरकारी बिल कहा जाता है। और जो बिल मंत्री के अलावा, वो चाहे उसी दल का व्यक्ति हो जिस दल का सरकार है, या किसी दूसरे दल का व्यक्ति हो जो मंत्री नहीं, यानी कि गैर मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत हर बिल को प्राइवेट बिल कहा जाता है। ठीक है, तो बिल अगर कोई आया है तो उसको पास होने के लिए वोटिंग होता है। अब वोटिंग में हो सकता है ऐसा कंडीशन बने कि मामला बराबर पर आके अटक जाए, कि भाई मान लीजिए 100 सांसद उपस्थित हैं, उसमें से 50-50 बट गए। 50 कह रहे हैं कि ये बिल पास होना चाहिए और 50 कह रहे हैं कि नहीं पास होना चाहिए। तो सामान्यतः होता क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना वोटिंग नहीं करता है सदन में। वो सदन में वोटिंग नहीं करता है जब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आ जाती है। हाँ, जब वो निर्णायक मोड़ आएगा जहाँ पर यह निर्धारित नहीं है कि अब बिल किस पहले में गिरेगा, तब लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देना होता है, ताकि जो एक बहस है दो लोगों के बीच में, दो समूहों के बीच में, वो समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इसलिए वो निर्णायक मत में शामिल होता है। इसके बाद हम देखेंगे, वह दल बदल विरोधी नियम पर कार्रवाई करता है। कार्यवाही करता है, इसकी भी थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। दल बदल विरोधी कानून क्या है? यदि कोई नेता चुने जाने के बाद में, या कोई निर्दलीय नेता चुने जाने के बाद में किसी दल में अपने दल का परिवर्तन कर लेता है, या जो निर्दलीय है वो किसी दल में शामिल हो जाता है, और इस केस को लेकर के उस दल के व्यक्ति ने शिकायत कर दी लोकसभा अध्यक्ष से, तो लोकसभा अध्यक्ष का काम है कि वह जांच करे कि वास्तव में क्या हुआ है, ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो लोकसभा अध्यक्ष उसके सदस्यता को रद्द कर सकता है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में इस तरीके से समझिए कि जैसे अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सांसद बनकर के आया हूँ और कोई गतिरोध हो गया, मोदी जी से हमारा नहीं बन रहा है, हमको छोड़ना है भाजपा, हम कांग्रेस में चले गए, तो जब हम कांग्रेस में जाएंगे तो जो बीजेपी के नेता हैं वो लोकसभा में जाएंगे और अध्यक्ष से बोलेंगे कि ये हमारे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए हैं, अब ये दूसरे पार्टी में चले गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष उस शिकायत पर जांच करेगा कि ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, उसके बाद में मेरी सदस्यता वो रद्द कर देगा। निर्दलीय जो कैंडिडेट होते हैं, जो किसी दल से चुनाव लड़ करके नहीं आते हैं, सीधे गए, अपने नाम से उन्होंने नामांकन किया और चुनाव जीत गए, ऐसा होता है। हर सरकार में निर्दलीय कुछ ना कुछ जीत करके आते ही हैं। कोई निर्दलीय अगर जीत करके आया है और उसके बाद में वो पार्टी में सम्मिलित हो जाए, तो कोई तीसरी पार्टी जाकर के शिकायत करेगी कि ये निर्दलीय चुनाव जीत करके आए थे और अब दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। ऐसी केस में भी उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। दल बदल विरोधी कानून इसी को कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, और ये कब आया? ये 1989 में लाया गया, और इसलिए लाया गया ताकि जो सरकारें बने वो स्थिर रहें, वो 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करें, अपना ध्यान विकास में लगा पाएँ, हमेशा इस गुणा गणित में ना लगे रहें कि सरकार ही कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। ये वो दौर था जब सरकारें खूब गिरा करती थी। आप देखेंगे कि 1989 के बाद में क्या होता है, एक साल की सरकारें बनती। बीपी सिंह की सरकार देख लीजिए, 342 दिन चली,
करीब 242 दिन चंद्रशेखर की सरकार चलती है। उसके बाद में नरसिम्हा राव जी आते हैं, उनका कार्यकाल चल जाता है। उसके बाद में एच.डी. देवगौड़ा बनते हैं, फिर इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरती है। तो वो जो पीरियड है पूरा वो इसी गुणा गणित में चल रहा था कि कोई सांसद इधर से उधर चला गया, उधर से इधर चला गया, वोटिंग में उसके खिलाफ वोट कर दिया, इसलिए सरकार गिर जाती थी। इससे नुकसान होता है किसका? देश की जनता का, क्योंकि विकास के काम रुक जाते हैं, राजनीतिक काम प्राथमिक हो जाते हैं। तो इसलिए प्रयास ये किया गया कि रोका जाए उसको। ठीक है, तो ये काम हो गया। इसके बाद आप देखेंगे, छठा देखेंगे आप लोग कि धन विधेयक के संबंध में जो उसकी शक्तियां होती हैं, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करता है निर्धारित यहां पर हुआ कि ठीक है, निर्धारित करता है कि कोई बिल मनी बिल है या इसे धन बिल या धन विधेयक कहा जाता है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा व्याख्या करते हैं, समझ जाएंगे आप। जैसे कोई विधेयक आया, वो मनी बिल है कि नहीं है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, या धन विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, ये सब हम समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि किसी विधेयक को धन विधेयक कहने के लिए या उसे प्रमाणित करने के लिए कौन जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? इतना इंपॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि जब सरकार को लगता है कि कोई बिल पास नहीं होगा तो उसे मनी बिल के तरीके से पेश किया जाता है। ठीक है, जैसे आधार वाला बिल नहीं पास हुआ था तो उसको मनी बिल बना करके पास कर दिया गया। तो मनी बिल में होता क्या है कि जो राज्यसभा है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। साधारण विधेयक पर क्या होता है कि आपने कोई बिल पास किया और राज्यसभा में आपके पास नंबर नहीं है, तो जो राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां वो बिल को पास ही नहीं होने देती हैं, वो बिल को लटका देंगी, आप पास नहीं करवा पाएंगे उसको, क्योंकि आपके नंबर वहां पर नहीं है। और अमूमन ऐसा होता ही है, जब कोई 2 टर्म पूरा कर लेता है कोई सरकार केंद्र सरकार में, तो और स्टेट में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तभी ऐसी स्थिति बनती है कि उसका राज्यसभा में बहुमत हो जाए। अब शायद मोदी सरकार की राज्यसभा में बहुमत हो गई है, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं है, एक आध शायद कम है या ज़्यादा है, लेकिन वो लगभग इस स्थिति में अब आ गए हैं कि राज्यसभा से कोई बिल वो आसानी से पास करवा सकते हैं। लेकिन 14 से लेकर के 19 तक मोदी इस स्थिति में नहीं थे कि राज्यसभा से बिल पास करवा ले आसानी से, क्योंकि उनका बहुमत नहीं था। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसे केस में एक व्यवस्था किया गया है मनी बिल का, धन विधेयक का, कि जब राज्यसभा अड़ जाए कि हम सरकार को काम ही नहीं करने देंगे, ठीक है, तो एक कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट दे दिया गया है, एक शॉर्ट ट्रिक दे दिया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता क्या, एक दस्तखत करता है, उस पर लिख देता है ये मनी बिल है और अपना मोहर मार देता है। उसके बाद में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता है उसको रोकने का। राज्यसभा क्या कहेगी, या तो वो अपना संतुष्टि दे देगी कि ठीक है हम मान लिए, अगर संतुष्टि नहीं देती है तो 14 दिन के भीतर उसको पास मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पावर लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उनके कार्य हैं लोकसभा अध्यक्ष के। इसके अलावा जो देश के अलग अलग संविधानों के विधानसभाओं के जो पदेन होते हैं उनका वो प्रमुख होता है जब कोई सा सम्मेलन वगैरह होता है। लोकसभा में सभापति के अलावा या अध्यक्ष के अलावा जो भी और कार्य होते हैं, जैसे संसदीय समितियां जो बनती हैं, उनके जो मुख्य हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके अलावा जो और संचालन का काम है, जो प्रशासनिक काम है, वह भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही संचालित होता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है वो सिर्फ पीठासीन का कार्य नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये थी उसके कार्य एवं शक्तियाँ।
अगली क्लास में हम लोकसभा के उपाध्यक्ष पर बात करेंगे, उसके बाद में हम राज्यसभा के सभापति की बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने राय अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।